नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन श्रृंखला का आज ये हमारा 9वाँ लेक्चर है और इसमें आपको ज्ञात होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दरअसल इसमें हमने ये पहली स्लाइड में कुछ संस्थान हैं और ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको मैंने लगाया है। जैसे उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर या ये कहाँ है? कानपुर में है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। तो इसको आप लोग याद रखिए। और कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। तो शुरू करते हैं आज से हम लोग पहले प्रश्न से। प्रश्न में गौर करिए। कह रहा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कजरी महोत्सव क्या मिर्जापुर में होता है? हाँ, ये सही है। तरकुलहा मेला ये महाराजगंज में लगता है, इसमें डाउट है। परिक्रमा मेला क्या अयोध्या में लगता है? हाँ, ये भी सही है। आयुर्वेद मेला झांसी में लगता है। हाँ, ये भी सही है। अब देखो जरा, तरकुलहा मेला जो है ये महाराजगंज में नहीं लगता है। एक एक करके हम लोग ये जो कजरी महोत्सव, तरकुलहा मेला, इनको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। इनसे प्रश्न अपने एग्जाम में बनते रहते हैं। जैसे हमने देखा कजरी महोत्सव, ठीक है। कजरी महोत्सव या कजरी संगीत की हम बात कर लें, या हम ऐसे लिख लें कजरी लोक संगीत, ये कहाँ गाया जाता है ना? तो ये गाया जाता है दरअसल कजरी लोक संगीत सावन माह में। ये पूछा जाता है अपने एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। और ये जो कजरी लोक संगीत है ये विरह का भाव लिए गाया जाता है। वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन मिलता है जब ये गाया जाता है कजरी लोक संगीत। और साथ ही साथ ये कजरी लोक संगीत में कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम अगर लिखें कि इसमें, इसके गायन में विरह का भाव होता है, ठीक है। इसके गायन में वर्षा ऋतु का वर्णन किया जाता है और साथ ही साथ कृष्ण की लीलाओं का भी इसमें हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये होता कहाँ है कजरी महोत्सव? ये होता है मिर्जापुर में। पहला तो सही हो गया। अब आ जाओ तरकुलहा मेला में। तरकुलहा मेला, ठीक है। ये जो मेला है एक देवी मंदिर है, जैसे जिनको कहते हैं तरकुलहा देवी का मंदिर, देवी का मंदिर। ये जो मंदिर है ये है गोरखपुर में, ठीक। गोरखपुर। और इस मंदिर में ही लगता है तरकुलहा मेला। तो तरकुलहा मेला कहाँ लगा बोलो भाई? गोरखपुर में लगा। तो महाराजगंज तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसकी जगह अगर गोरखपुर होता तो हमारा आंसर सही होता। अब देखो, यहां से एक बात हमें समझ में आती है। ये जो मेला है ये दरअसल देश का ये जो मंदिर है वो देश का इकलौता मंदिर है, इकलौता मंदिर है जहां पर, याद रखिएगा इसको, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहां पर प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में क्या मिलता है? हाँ, मटन। हम्म, मटन मीट ये मिलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रसाद के रूप में यहाँ पर मटन मीट मिलता है। अब देखो जरा आयुर्वेद मेला को। आयुर्वेद मेला, इसे झांसी महोत्सव भी कहा जाता है। झांसी महोत्सव भी कहा जाता है, गौर करिएगा जरा। अच्छा, तो फिर ये लगता कब है झांसी में? ये लगता है फरवरी माह में। फिक्स है, ये फरवरी माह में ही लगेगा। और 5 दिवसीय होता है। अपने एग्जाम में ये पूछा गया है कि किस महीने में लगता है। ये फरवरी माह में लगता है। और साथ ही साथ इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है राज्य संस्कृति विभाग, ठीक है। बात समझ पाए आप लोग? क्लियर है? अच्छा, परिक्रमा मेला तो अयोध्या में ही लगता है। अब इसकी कुछ लोकेशंस हैं, कुछ लोक नृत्य और हैं जो आप इधर मैप में ड्रॉ कर लो। जैसे अगर हम बात करें मेलों की,
तो ये रहा लखीमपुर और ये रहा आपका पीलीभीत। पीलीभीत तो सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। और सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? ये है मथुरा। मथुरा में। ठीक है, क्लियर है बात। वाराणसी में, ये रहा वाराणसी। वाराणसी में एक मेला बहुत फेमस है जो अपने एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं नक कटैया मेला। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे, नक कटैया मेला। और ये रहा आपका वाराणसी। और ये रहा आपका सहारनपुर। सहारनपुर। सहारनपुर में एक मेला लगता है जिसको कहते हैं शाकंभरी। शाकंभरी देवी मेला। बात समझ पाए यहां तक? अच्छा। अ, और कुछ है गोरखपुर, हाँ ये देख लो। गोरखपुर में भी एक काफी फेमस मेला लगता है जिसको कहते हैं खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला। और ये कब लगता है? ये लगता है मकर संक्रांति में। ठीक है, मकर संक्रांति। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। कह रहे हैं कि प्रदेश का एकमात्र, एकमात्र क्या, मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है, एकमात्र पुराना विश्वविद्यालय है, एकमात्र बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, या एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो राजर्षि टंडन है वो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। जरा राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के बारे में दो चार फैक्ट हैं जो आप पता करने चाहिए आपको, है ना। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है, मुक्त विश्वविद्यालय क्या होता है? दरअसल ये एक ऐसा विद्यालय होता है जो दूरस्थ शिक्षा भी देता है, दूरस्थ शिक्षा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो राजर्षि टंडन में, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? वो है प्रयागराज। और कब स्थापित हुआ? 1998 में। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि कानपुर में एक विश्वविद्यालय है जो काफी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, जिसका नाम है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? ये कानपुर में है। कब स्थापित हुआ? 1975, 1975। और एक है जो आपको याद रखना है, ये है प्रयागराज में। और अगर आपने इस सीरीज के हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो अब तक आपको याद हो गया होगा, ये है सैन हिगिन बॉटम। सैन हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ये कहाँ है? ये है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। और स्थापना कब हुई? 1910 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके मैप में आओ जरा। और मैप में आप जरा ये देखो, ये रहा आपका कानपुर, ये है उन्नाव, और ये रहा आपका लखनऊ। ठीक, ये क्या है? लखनऊ। लखनऊ में कई सारे सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान हैं, जैसे जो आपको याद करने हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ सांस्कृतिक, ऐसे लिखो कैसे लिख पाओगे? ऐसे लिखो, सांस्कृतिक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय। ये कहाँ है? आपका ये भी लखनऊ में है। और राजकीय वास्तुकला विद्यालय ये कहाँ है? ये भी है आपके लखनऊ में। इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, बहुत पूछा जाता है, भातखंडे संगीत संस्थान। कहाँ है? लखनऊ में। क्या हमें कोई बता सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं उम्मीद करता हूँ आप इसकी स्थापना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो और एक बात बताओ, लखनऊ में और क्या है? आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। और
एक नाम सुना होगा आपने, भारतेंदु। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। बोलो भाई, क्लियर है? क्या बता सकते हो आप कि राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ है? ये भी है आपके लखनऊ में। ठीक है, क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में, दूसरा हमने देखा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे में। ठीक है, निम्नलिखित में इसे प्रदेश की प्रथम ग्लव्स पपेट में बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे देश की प्रथम ग्लव्स पपेट बताया गया है? ग्लव्स पपेट क्या है? देश की नहीं, प्रदेश की पूछा है। तो प्रदेश की ग्लव्स पपेट क्या है? स्वांग सपेड़ा, जी नहीं। गुलाबो सिताबो, हाँ ये हो सकती है। काबुली वाला, काबुली वाला तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। इनमें से कोई नहीं, गुलाबो सिताबो होगा। देश की पहली ग्लव्स पपेट कौन है? हाँ, गुलाबो सिताबो, लिख लो जरा। गुलाबो सिताबो क्या है ये? ये है प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट। ठीक, प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट। इसके बारे में पूछा जाता है, गुलाबो सिताबो क्या है? तो जरा इसमें एक दो बातें लिख लो जो आपको याद होनी चाहिए। दरअसल ये अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित, आधारित है या आधारित एक कहानी है, बस ऐसे लिख लो। ठीक है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे हम अगर बात करें गुलाबो सिताबो, गुलाबो सिताबो, ये, और एक और है काबुली वाला, काबुली वाला। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये जो पुतली कला है ना, ग्लव्स पपेट, इसको देखो, ग्लव्स पपेट तो विलुप्त हो ही रही है। कहीं आसपास आपको ये सब प्रथाएं या ये सब जो कौशल है ये सब नहीं देखने को मिलता होगा। तो सरकार कह रही है कि भाई इसका इसका संरक्षण तो किया जाना चाहिए। तो आप यहाँ से एक नोट बना के लिखो, जो सरकार की एक तरह से योजना है इनके संरक्षण के लिए। तो इसमें लिखो, कठपुतली कला को, कठपुतली कला को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया गया है? पुनर्जीवित करने के लिए कठपुतली कला संरक्षण और संवर्धन योजना चलाई जा रही है सरकार की ओर से। ये योजना कब चलाई जा रही है? ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके संरक्षण के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम आप लिख लो। इसका नाम है कठपुतली कला संरक्षण, संरक्षण, प्रशिक्षण एवं संवर्धन। ये योजना चलाई जा रही है, और सरकार की तरफ से कब से चलाई जा रही है? 2004 2005 से। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक बात समझ पाए? फिर से आप एक बार देख लो। गुलाबो सिताबो ये प्रदेश की अपने पहले ग्लव्स पपेट है और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। गुलाबो सिताबो और काबुली वाला ये दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचनाएं हैं। साथ ही साथ क्या कठपुतली कला को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार कोई योजना चला रही है? हाँ। कौन सी? कठपुतली कला संरक्षण, प्रशिक्षण एवं संवर्धन। और ये कब से चला रही है? 2004 2005 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में आने से पहले इसमें थोड़ा मैप दिया गया है, मैप के बारे में भी जानकारी ले लो। इसमें देखो, उत्तर प्रदेश का, यूपी का, आपने नाम सुना है लोकनाट्य? यूपी का एक लोकनाट्य है, काफी फेमस है, नौटंकी। है तो और भी लोकनाट्य, लेकिन ये काफी फेमस रहता है। ठीक है, तो इसके वजूद को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है, हालांकि अब ये भी गायब हो रहा है धीरे धीरे।
पहले कई सारे गांवों में नौटंकी हुआ करती थी, अब नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि मोबाइल, सोशल मीडिया ने इन सब के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर दिया है। तो ये जीवित रहें, इस तरह की कलाएं, इसके लिए सरकार एक योजना लाई है। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन के लिए नौटंकी कला केंद्र की भी स्थापना करी है सरकार ने। तो खैर फिलहाल देखो, नौटंकी के घराने कहाँ कहाँ हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में नौटंकी के घराने कहाँ कहाँ हैं, जरा इनको देख लो। एक तो घराना हमारा कानपुर में हो गया, ठीक है, और दूसरा दूसरा है हाथरस। तो आप देखो, ये रहा हमारा कानपुर, और ये हो गया आपका मथुरा, आगरा, और अलीगढ़, अलीगढ़ के ठीक नीचे हाथरस। ठीक है। तो कानपुर में जो नौटंकी का घराना है, दरअसल उसकी जो शैली है, उसकी शैली मनोरंजक है। मनोरंजक मतलब, हाँ, जो मन को हर्षित कर दे। तो कानपुर वाले होते ही वैसे भी मनोरंजक है ना। गुटखा दबा के फिर जिस समय बोलें, क्या बात है। और दूसरा हाथरस, हाथरस में जो नौटंकी का घराना है, वो कैसा है? वो दरअसल भक्ति प्रधान है। वो भक्ति और वीर रस, ऐसे लिखें कैसे, वीर रस ऐसे, इसको अलग ही लिख लो। भक्ति और वीर रस प्रदान है, प्रधान। ठीक है। अब फिर से देख लो, नौटंकी के घराने कहाँ कहाँ हैं? हमारे कानपुर में है। कानपुर में जो शैली हमें देखने को मिलती है, वो मनोरंजन तौर पर है, यानी हर्षित कर देने वाले मन को है। और हाथरस में जो है वो भक्ति और वीर रस से ओतप्रोत देखने को मिलती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ अब। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा। मथुरा तो होगा नहीं, आगरा ही होगा। सहारनपुर भी नहीं होगा, बहराइच भी नहीं होगा। आंसर होगा आगरा। ठीक है। अब जरा देखो, उत्सव कुछ हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन है? इधर देखो आप मैप में, ये रहा आपका मथुरा। ठीक, ये क्या है? मथुरा। मथुरा के कुछ उत्सव हैं, जैसे अगर हम बात करें, यहां लिखो जरा, मथुरा। मथुरा में एक जगह है गोकुल, ठीक है। एक जगह है बरसाना, और दाऊ जी, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनके नाम के स्थान, उनके नाम के आधार पर रखा गया है। और मथुरा में ही एक जगह है फालन गांव। फालन, ये ना है ना, फालन गांव। ठीक है। गोकुल में एक उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं छड़ी मार होलिकोत्सव। ये मथुरा के ही गोकुल में मनाया जाता है। बरसाना में, बरसाना में मनाया जाता है लठ मार होलिकोत्सव। ठीक है। आपसे मथुरा केवल न देके ये नाम भी दे सकता है, और इनके नाम के आधार पर आपसे मैच करा सकता है। तो फिर इसको तैयार रखना है आपने। दाऊची जो स्थान है, वहां से मिलता है हुरंगा होलिकोत्सव, यहां मनाया जाता है। ठीक है। और जो मथुरा में फालन गांव है, वहां मनाया जाता है फालन होलिकोत्सव। होलिकोत्सव, बात समझ पाए आप लोग? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर आओ मैप में। ये रहा आपका काशी। ये क्या है? काशी, काशी अर्थात वाराणसी। वाराणसी अर्थात बनारस, जो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में बसा है। यहाँ पर एक होलिकोत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं, इसका नाम है चिता भस्मी। चिता भस्मी होलिकोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? काशी में। और काशी में भी अगर पर्टिकुलर जगह आपसे पूछ ले, तो आप कहोगे मणिकर्णिका घाट। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवे में आओ। तेरह निम्नलिखित विकल्पों में कौन से लोक नृत्य क्रमशः ब्रज क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखो, संबंधित है वो नहीं पूछा गया है, प्रश्न को गौर करना है। ब्रज क्षेत्र से पहले तो संबंधित नहीं है, तो पहला ऑप्शन देख लो, क्या चरकुला है? तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। धुरिया, झूला ब्रज से है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रास, ये भी ब्रज से, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा यही है। प्रश्न को गौर करना है।
कह रहा है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, वो नहीं पूछा है। ब्रज क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वो पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा सेकंड। अब जरा इसको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला लिखा है चरकुला। चरकुला, ठीक है। चरकुला के बारे में समझो। ये एक पिंजड़े पर 108 दीपक महिलाएं रखती हैं और फिर सर पर रखकर डांस करती हैं। जैसे लिखो, एक पिंजरा होता है, पिंजरा, और उस पिंजरे में क्या होता है? 108 दीपक होते हैं, ठीक। और फिर ये पूरा का पूरा जब 108 दीपक से सजा हुआ एक बॉक्स बन जाता है, तो फिर महिलाएं उसे सर पर रखती हैं, ठीक, और फिर करती हैं डांस। बात समझे? ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? ये कहाँ होता है? ये होता है ब्रज क्षेत्र में। बात समझे? फिर से समझो। एक पिंजरा या चरकुला हम कहें, एक चरकुला होता है अर्थात पिंजरा होता है जिसमें 108 दीपक रखे जाते हैं और फिर महिलाएं उसको अपने सर पर रखती हैं और ये ब्रज क्षेत्र में डांस होता है, फिर ये करती हैं डांस। अब जरा एक दूसरा हो, ख्याल। ख्याल क्या होता है? दरअसल ख्याल होता है, ख्याल लोक नृत्य। ये होता है पुत्र जन्मोत्सव के समय। पुत्र जन्मोत्सव के समय कहाँ होता है? ये होता है बुंदेलखंड में, ठीक है। क्लियर है बात? और कौन सा था? धुरिया। धुरिया, हाँ। धुरिया, ये लोक नृत्य कहाँ होता है? ये भी लोक नृत्य होता है बुंदेलखंड में। अच्छा, ठीक है। क्या है खास बात इसमें? दरअसल इसमें इसमें जो कुम्हार समुदाय होता है, कुम्हार समाज, वो स्त्री का वेश धारण करके, वेश धारण करके फिर डांस करता है, ठीक। समझ गए? वीडियो को पॉज पॉज करना और आप लोग इसको लिखते जाना। धुरिया डांस बुंदेलखंड में होता है जिसमें कहार समाज के लोग स्त्री का वेश धारण करते हैं और फिर डांस करते हैं। और एक आ गया मयूर। मयूर तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ये ब्रज क्षेत्र में होता है और मयूर के पंख लगा के डांस किया जाता है। इसमें झूला भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। और बस इसमें एक बात ध्यान रखो, ये जो झूला होता है, हाँ, झूला होता है, ये श्रावण मास में होता है, बस इतना ध्यान रखो। और होता कहाँ है? ब्रज में, ठीक है। कानरा, ये आपसे पूछ सकता है, इसको लिख लो। कानरा नृत्य। कानरा होता कहाँ है? ये होता है बुंदेलखंड में, ठीक है। कानरा बुंदेलखंड में होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है खास बात? कानरा की खास बात यह है कि यह धोबी समाज के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। देखो, अब आपका बचा है बरेडी और बचा है रास। तो यहां देख लो, अगर हम बात करें रास की, तो फिर ये भी कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो रास लीला होती है, रास का मतलब ही है रासलीला। आपने बचपन में काफी देखा होगा, अगर भागवत पांडाल आपके आसपास सजे होंगे तो वहां देखा होगा रासलीलाएं होती थी। मैंने तो भाई बहुत देखा है। रास रासलीलाएं होती थी और ये ब्रज क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण का दरअसल इसमें अभिनय किया जाता है ना। और एक कौन बचा था? एक बचा है बरेडी। यहाँ देख लो, बरेडी नृत्य, लोक नृत्य, ये कहाँ होता है? ये भी होता है हमारे बुंदेलखंड में, ठीक है। क्लियर है बात? और इसमें, इस बरेडी लोक नृत्य को, दरअसल इसमें लाठी का इस्तेमाल किया जाता है मार्शल आर्ट की तरह। और ये किस शुभ अवसर पर होता है? ये होता है दीपावली के अवसर पर। अवसर पर, दीपावली के बाद जब भाई दूज वगैरह होता है ना, ये तभी होता है। अब इसमें एक बात और लिख लो, इस नृत्य में, इस नृत्य में लाठी, लाठी मतलब लाठी डंडा वाला लाठी, लाठी का इस्तेमाल, इस्तेमाल अ, मार्शल आर्ट की तरह किया जाता है, की तरह किया जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, यहां तक बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई?
तो जान लो इसके बारे में थोड़ा। उत्तर प्रदेश वन निगम 1947, 1947, 47 तो नहीं है। अ, ये वाला है 1947, नहीं ये भी नहीं है। 20 नवंबर 1975, 75 तो नहीं है। और 75 भी नहीं है। 25 नवंबर 1975 नहीं, 75 ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी चारों गलत हो गए। ये टाइपिंग एरर है, इसको गलत कर लो। ये दरअसल टाइपिंग एरर है। यहाँ 75 नहीं, यहाँ 74 होना चाहिए। आप अलग से लिख लो, वहां ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गई है, तो इसमें लिख लो 25 नवंबर 1974। ठीक है, क्लियर है बात। आप इसको ध्यान रखिए, वहां ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, दरअसल ये टाइपिंग एरर है। और ये, हाँ, आप समझदार हैं, बाकी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1974 में। ठीक है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि यूपी का पर्यावरण निदेशालय ये कब बना? ये बना इसके ठीक 2 साल बाद, 1976 में, 1976 में। अच्छा, ये जो यूपी का पर्यावरण निदेशालय है, जरा यहाँ देखो। यूपी का पर्यावरण निदेशालय, इसकी जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, क्षेत्रीय इकाइयां, बताओ ये कहाँ है? इसकी दो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, और ये कहाँ कहाँ है? ये रही एक इकाई आपकी मेरठ में, मेरठ में। और एक रही क्षेत्रीय इकाई कहाँ है, ये रहा आपका वाराणसी, वाराणसी में। ठीक है, इसकी दो क्षेत्रीय इकाइयां हैं। अच्छा चलिए, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश, बात प्रदूषण की आ ही गई है तो एक बात और नोट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अ, बोर्ड का गठन कब किया गया? बोर्ड का गठन, ये बता सकते हो आप कब किया गया? 1975 में, 1975 में। ठीक है। और चूंकि बात वनों से संबंधित हो रही है, तो हमें एक बात और बताओ। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पहली, पहली वन नीति कब आई? बताओ। ये आई 1952 में। ठीक। अच्छा, द्वितीय वन नीति कब आई उत्तर प्रदेश की? द्वितीय वन नीति बता सकते हो? ये आई है 1958, 1988 में। बात समझ पाए यहां से, यहां तक? यहां से क्वेश्चन नंबर छठे से आपने उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1974, ये देखा। उत्तर प्रदेश का पर्यावरण निदेशालय कब बना? 76 में। इसकी क्या कोई क्षेत्रीय इकाइयां हैं पर्यावरण निदेशालय की? जवाब आएगा हाँ। कहाँ कहाँ है? मेरठ में और वाराणसी में। क्या बता सकते हो उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? 76 में। और उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब आई? 1952। और दूसरी कब आई? 1988। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सातवां। चलो बताओ, गलत विकल्प का कह रहा है, चयन करो भाई। ठीक है। दरअसल ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये भी टाइपिंग एरर हो गया है। आज हो क्या गया है, इसने टाइपिंग में कितनी गलतियां करती हैं भाई। सरसई पक्षी विहार, यहाँ आगे क्षेत्र लिखा होना चाहिए, तभी तो मैं मैच कर पाऊंगा। गलत। सरसई नंबर, आप ऐसे ही देख लो, सरसई पक्षी विहार कहाँ है? सरसई पक्षी विहार है इटावा में। ठीक है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? विजय सागर पक्षी विहार आपको मिलेगा महोबा में। ठीक है, क्लियर है बात। ओखला पक्षी विहार ये कहाँ मिलेगा आपको? ओखला मिलेगा आपको, हाँ, ये कहाँ मिलेगा, बस्ती में या ग्रेटर नोएडा में? और सूर सागर पक्षी विहार कहाँ मिलेगा? सूर सरोवर, ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपका आगरा में। और ओखला पक्षी विहार मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में। ये दरअसल क्षेत्र यहाँ लिखे जाने चाहिए, मिस हो गया है क्षेत्र लिखने से। तो अब देखो, कुछ पक्षी विहार हैं जो हम अपने मैप में देख लेते हैं, और ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमारा ये रहा आपका गाजियाबाद, और ये रहा गौतम बुद्ध नगर। तो ये गौतम बुद्ध नगर है, और यहाँ पर कौन सा पक्षी विहार है? ओखला पक्षी विहार। ठीक है, कहाँ है? अच्छा, ठीक है, ये रहा आपका अलीगढ़। ये क्या है? अलीगढ़। क्या अलीगढ़ में भी कोई पक्षी विहार है? जवाब आएगा हाँ। क्या है इसका नाम? शेखा, शेखा झील पक्षी विहार।
शेखा झील पक्षी विहार। और ये रहा आपका एटा। एटा, एटा में भी कोई है पक्षी विहार। तो आपने नाम सुना होगा पटना पक्षी विहार, पक्षी विहार, ठीक है। और साथ ही साथ ये रहा आपका आगरा। आगरा में भी क्या कोई है पक्षी विहार? जवाब आएगा हाँ। क्या नाम है इसका? अभी अभी देखा था, सूर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी विहार। अब ये बताओ, ये है आगरा, ये है इटावा, और ये है आपका मैनपुरी। ये रहा क्या? मैनपुरी। क्या मैनपुरी में भी कोई पक्षी विहार है? जवाब आएगा हाँ। कौन सा है? इसका नाम है समान पक्षी विहार। क्लियर बात यहां तक? अच्छा, यहां कहीं उन्नाव दिख रहा है आपको? ये ये है उन्नाव। उन्नाव में कोई पक्षी विहार है? जी हाँ, इसको कहते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद, आजाद पक्षी विहार। ठीक है, क्लियर है बात? जरा इधर आओ आप। ये रहा आपका उन्नाव, और ये है आपका लखनऊ। और लखनऊ के बाद आप इधर की तरफ आओगे, ये मिलेगा बलिया। बलिया में कौन सा है पक्षी विहार? बलिया में है, इसको याद रखिएगा, जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक है, तो ये सारे पक्षी विहार हैं, हालांकि हैं और अ, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड की सीमा साझा करने वाले जरा देख लो इधर मैप में। यहां से उत्तराखंड शुरू होता है, और ये रहा आपका पीलीभीत। ठीक है, ये रहा आपका लखीमपुर खीरी, और ये रहा आपका पीलीभीत। तो ये जो पीलीभीत है, यहां तक आपका उत्तराखंड फैला है। ये रहा आपका उत्तराखंड। जरा गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। उत्तराखंड को उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? टोटल हो गए 7। देख लो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर जो है वो है सहारनपुर। ठीक है। जो दूसरे नंबर पर आता है वो है मुजफ्फरनगर। और जो तीसरे स्थान पर है वो है बिजनौर। ठीक। चौथे स्थान पर ये छोटा सा दिख रहा है, ये है मुरादाबाद। क्लियर बात? पांचवें स्थान पर जो दिख रहा है वो कौन है? वो है रामपुर। छठे स्थान पर है वो रहा आपका बरेली। और जो सातवें स्थान पर है वो है पीलीभीत। पीलीभीत। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल हो गए 7। देखो आगे क्या बोल रहा है कि जिलों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब ये तो नहीं होगा। तथा दिए गए विकल्पों में यह भी सुनिश्चित करो कि कौन सा जिला उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता है। नहीं करता है, तो पीलीभीत करता है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। बदायूं सहारनपुर करता है, ये भी गलत हो गया। बदायूं नहीं करता है, तो यही सही होगा। क्लियर है बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। 9th नंबर कह रहा है कि ताम्र पाषाणिक स्थल हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया गया था। हुलास स्थल कहाँ है? तो हुलास स्थल हमने बताया था आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है उत्तर प्रदेश का इतिहास, हमारी प्लेलिस्ट बनी है, हमारे चैनल में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उत्तर प्रदेश का इतिहास, और उसमें आप पढ़िए जाके। ताम्र सारे टॉपिक्स वाइज पढ़े हैं। ताम्र पाषाणिक, ठीक है। इस ताम्र पाषाणिक जो एक पूरा चैप्टर है ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम पे, तो वहां आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सहारनपुर। तो जरा इसमें आप देख लो, ताम्र पाषाणिक स्थल, ठीक है, ये हैं कौन कौन से, हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक। तो इसमें जैसे एक हमने बोला आपको, वहां पर आपको सारे मिल जाएंगे, विद मैप मिलेंगे कि ये स्थल कहाँ पाया जाता है, किस जगह है, किस जगह लोकेट है। जैसे इसमें कुछ स्थल हैं जो आप नोट कर लो, जो आपको याद करने हैं। जैसे हम बोले खैराडीह, ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है। नरहन, ये भी ताम्र पाषाणिक स्थल है। जैसे बिसौली,
ये किन किन जिलों में पड़ते हैं वो मैंने वहां बताया है, अब यहाँ नहीं बताऊंगा बार बार। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। राजपुर परसू, ठीक है, ये भी है ताम्रपाषाणिक स्थल। और आपने नाम सुना होगा सहारनपुर, सहारनपुर में आपने ये देखा है, हुलास, ठीक है। तो लिख लो सहारनपुर। सहारनपुर और कौन सा आप मिलेगा आपको? मेरठ मिलेगा, यहाँ भी ताम्रपाषाणिक स्थल पाया गया है। बरेली, बरेली का है अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, ठीक है, यहाँ भी ताम्रपाषाणिक स्थल पाए गए हैं। तो ये हमारे कुछ ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। कह रहे हैं दशावतार मंदिर उत्तर भारत का पहला मंदिर है, ठीक है, हाँ ठीक है। जिसमें शिखर का निर्माण किया गया था, हाँ ये भी सही है। किस जिले में है? ये है ललितपुर जिला, ठीक है। प्रयागराज नहीं है, श्रावस्ती नहीं है, बहराइच नहीं है। दरअसल मंदिर के निर्माण की शैली, इसको भी मैंने उत्तर प्रदेश में डिस्कस किया है। हम लोग इसको कला संस्कृति में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई एक मूर्ति होती थी, सबसे पहले उसको हम लोग खुले स्थान पर रखकर उसकी पूजा अर्चना करने शुरू कर देते थे। लेकिन बाद में मानव ने सभ्यता में विकास किया, कला संस्कृति में विकास किया, तो उसने इसी मूर्ति को एक गर्भगृह प्रदान किया और साथ ही साथ एक मंदिर नुमा छत भी बना दी। और इसमें उसने बना दी कुछ सीढ़ियां, ताकि लोग इसमें आ सकें और पूजा कर सकें। तो जो ये उसने बनाया है ना, इसको कहते हैं सपाट छत वाले मंदिर, छत वाले मंदिर, ठीक। फिर मनुष्य ने और विकास किया, तो ये जो सपाट छत वाला मंदिर था, जिसमें उसने गर्भगृह बनवाया था, और इस गर्भगृह में उसने मूर्ति रखी थी, साथ ही साथ इसमें सीढ़ियां रखी थी। तो जब मानव का और विकास हुआ, उसकी बुद्धि और काम करी, तो उसने छत को सपाट नहीं रहने दिया, उसने इसमें थोड़ा सुंदरता लाने का भी प्रयास किया। और आपने कुछ ऐसे मंदिर भी देखे होंगे, इसके ऊपर उसने रख दिया कलश, ठीक, और उसके ऊपर उसने लगा दिया एक झंडा। तो ऐसे भी मिलेंगे, इनको बोलते हैं पिरामिडाकार युक्त, पिरामिडाकार युक्त, आ, पिरामिडाकार शिखर युक्त, शिखर युक्त नागर शैली के मंदिर, शैली के मंदिर। तो इसको हम लोग कला संस्कृति में पढ़ेंगे। आपने अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे इतिहास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने गुप्त वंश में इसको सब समझाया है। फिर और भी अद्भुत मंदिरों का विकास हुआ है, तो वहां और अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए हैं। अब देखो ये सारा का सारा गुप्त काल में हुआ है। प्रश्न में हम वापस लौट के आते हैं, कह रहा है दशावतार मंदिर उत्तर भारत का पहला मंदिर है, हाँ है। इसमें शिखर निर्माण किया गया है, हाँ बिल्कुल किया गया है। और ये दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आंसर होगा ललितपुर में। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इनको हमें गंभीरता से लेना है। और आशा करता हूँ ये लेक्चर हमारा आपके एग्जाम में सहायक साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।